वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास को आप लोगों ने पढ़ा, अच्छा लगा होगा। आज हम दूसरी क्लास लेंगे। चैप्टर है आप लोगों का क्लास 8 का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में अपना जो था करवा दिया है। आज मैं फिर दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ और उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में, वो पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये 7 प्रैक्टिस हैं। 7 प्रैक्टिस के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोइंग, तीसरा है एडिशन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, एंड फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवंथ इज स्टोरेज। तो सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, देखिए हमारा जो ये क्लास है बाइलिंगुअल होगा, इसमें आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो आप लोगों को पढ़ाएंगे तो बाइलिंगुअल में ही पढ़ाएंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आ पाए। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट को लेना है। इंग्लिश और हिंदी कोई इशू नहीं है। मुझे कोई बांग्ला तमिल में भी पढ़ाए ना तो भी मैं पढ़ाने के स्टाइल से समझ जाऊंगा कि वो क्या पढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, आप लोग पढ़ने वाले सबसे पहले बनिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ये चीज़ कि यह स्टार्ट करें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को किसान बनना होगा। ठीक है, जी हाँ, फार्मर बनना होगा। जब तक आप फार्मर नहीं बनेंगे, अपने को ज्यूम नहीं करेंगे फार्मर, तब तक इस लेसन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए थोड़ी देर के लिए फार्मर बन जाते हैं। और आपको क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है। और पहला स्टेप है आपके लिए सॉइल प्रिपरेशन करना। आप मिट्टी कैसे तैयार कीजिएगा। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना है। तो जब आप खेत में जब जाएंगे तो मिट्टी को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो मिट्टी जो होती है वहाँ की हार्ड होती है। ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, लूज करना होगा, ढीला करना होगा। तो क्वेश्चन यह बनता है कि मिट्टी को ढीला क्यों किया जाता है, लूज क्यों किया जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो इसका जवाब यह होता है ताकि कि मिट्टी भुरभुरी जब हो जाए तो उसमें जो है ना एयर स्पेस बढ़ जाए। एयर स्पेस बढ़ जाने से क्या होगा कि जो हमारा जड़ है, रूट, वह उस जगह तक जा करके वहाँ एयर आसानी से ले सकता है। हम जानते हैं कि जो हमारा रूट है वो एयर को किस तरह से लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से लेता है। ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है वो जड़ों से एयर को लेता है। ठीक, तो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि भुरभुरा कर देने से मिट्टी भुरभुरी जब हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, इससे हमारा एक तो सबसे पहले जड़ जो है पेनिट्रेट कर लेगा। ठीक है, नीचे तक जा पाएगा। और नीचे तक जाने के बाद क्या होगा कि वहाँ जो एयर स्पेस जो होगी, एयर स्पेस, उस एयर स्पेस में से ऑक्सीजन को इनटेक कर सकता है। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब मिट्टी को भुरभुरी कर दी जाए, ठीक है, थोड़ी ढीली कर दी जाए, इससे क्या होगा कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और को ये जो है आपके जो अर्थवर्म हैं वह उनका जो होगा ग्रो फास्टली होगा। तो इससे फास्टली होने से क्या होगा कि अर्थवर्म कहे जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स माने जाते हैं। अर्थवर्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्या है, किसान के फ्रेंड्स होते हैं। वह क्या करते हैं, अर्थवर्म, वो मिट्टी को और थोड़ी सी भुरभुरी बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि वहाँ जो है हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा ये होगा। और तीसरा फ़ायदा क्या हो सकता है, तो तीसरा फ़ायदा क्या हो सकता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ह्यूमस के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, माइक्रोब्स क्या होगा, डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, हमारे लीव्स, डेड ऑर्गेनिज्म, और जिससे क्या बनाएगा, ह्यूमस बनाएगा। अब बात रही क्या कि उसको जो है ढीला करने के लिए औजार का क्या यूज होगा। ठीक है, तो औजार जो होगा 2 प्रकार से औजार, एक पुराने वाले औजार जो ट्रेडिशनल चलता था, आज जो है मॉडर्न चलता। तो पुराने वाले जो औजार है जिसको हम प्लॉ बोलते हैं, हल, हिंदी में हल बोलते हैं, किसान का हथियार ही होता है, कंधे पे हल लेकर चलता है। ठीक है ना। तो वो हल, उस हल से क्या करता है, मिट्टी को क्या करता है, ढीला करता है। तो एक बात, दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, तो मिट्टी को ढीला जब करता है किसान तो कितना ढीला करे, कितनी गहराई तक उसको, जमीन तक को उसको खोद सकता है। ठीक है ना। तो उसके लिए खोदने के लिए भी एक साइंटिफिक रीजन दिया जाता है कि कितना उसको हम मिट्टी को ढीला कर सकते हैं। ये इतना नहीं कि हम 6 फीट गहरा कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि टॉप सॉइल जो होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो टॉप सॉइल लगभग 6 से लेकर के 8
सेंटीमीटर तक जो होता है ना, ठीक है, ऊपर से लेकर के 6 या 8 सेंटीमीटर तक जो होता है वो जो होता है हमारा फर्टाइल सॉइल होता है। तो नीचे गहरा करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता, नीचे क्या कंकर पत्थर रेत निकलने लगेंगे, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो है टॉप से लेकर के 6 या 8 सेंटीमीटर तक ही क्या करेंगे, उस मिट्टी को गहरा करके ढीला करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे दो फायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा हमारा कि उस टॉप सॉइल से जो होगा, जो मतलब फर्टिलाइजर होगा वो प्लांट को मिलेगा, और गहरा करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग जानते हैं जब उसमें उस मिट्टी में जब हम बीज को बोएंगे, तो बीज जब बोएंगे तो बीज को ज़्यादा गहरा तक भी नहीं डालना, ज़्यादा गहरा तक डाल लेंगे तो बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमको सर्टेन लेवल का ख्याल रखना पड़ता है। तो सर्टेन लेवल का क्यों ख्याल रखते हैं, यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों सर्टेन लेवल का ख्याल। आप लोगों ने जब बीज को अंकुरित किया होगा तो देखा होगा कि बीज को अंकुरित होने के लिए टेम्परेचर चाहिए एकदम जो नीड है, ठीक है, टेम्परेचर इतना भी नहीं हाई टेम्परेचर, जो मॉडरेट टेम्परेचर है उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये सब चीज़ चाहिए। जब तीनों चीज़ होंगे तभी अंकुरित होंगे बीज, बिना इसके बगैर बीज अंकुरित नहीं हो सकते। इसीलिए जो हम लोगों को कुछ गहराई का ख्याल रखना पड़ता है। तो हम लोगों ने पूरा डिटेल से सीखा कि मिट्टी को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और मिट्टी को प्रिपेयर करने के क्या पीछे उनके पीछे साइंटिफिक कॉज क्या है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा। मैंने आपको पूरा डिटेल से इस चीज़ को समझाया है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे उसके बाद जब आप बुक्स पढ़ेंगे तब आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे लेक्चर के बाद आप लोग बुक्स नहीं पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को समझा रहा हूँ, चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ समझिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही चैनल को आप पढ़ लीजिए उसके बाद कुछ ना पढ़िए, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ने के बाद अपने बुक्स एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ों को उतना वाइडली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ उसमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसको एक्सपेंड करना, एनालाइज करना जरूरी है। एनालाइज जब हो जाएगी चीज़ें तब आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक का ये पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आपको क्लियर किया, ठीक है। अब आप इस चीज़ को इस तरह से नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप क्या होगा, जिसमें हम लूजन द सॉइल, मिट्टी को ढीला करना। इससे फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रॉफिट। तो क्या होगा, पहला फ़ायदा क्या होगा, ए में लिखा है रूट पेनिट्रेट्स इनटू सॉइल इजीली। रूट जो है ना सॉइल को इजीली पेनिट्रेट कर देगा एंड रूट गेट्स मोर ऑक्सीजन टू ब्रीथ इजीली, ठीक है। मैंने बताया कि रूट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगेगा जब मिट्टी ढीली हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स विल ग्रो इजीली। स्वाभाविक है जब मिट्टी ढीली हो जाएगी तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स के लिए उस जगह पे जो होता है ग्रो करना आसान हो जाएगा। और ये अर्थवर्म और माइक्रोब्स से हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि माइक्रोब्स जो होंगे डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक लीव्स, डेड ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म्स ह्यूमस। ह्यूमस का फॉर्म, अब जानते हैं कि ह्यूमस का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह जो हमारा किस तरह का काम करता है, यह मैन्योर का काम करता है। ह्यूमस जो है हम लोगों के लिए क्या होता है, एक प्रकार का यह मैन्योर होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक। तो इसका ये हम लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। उसके बाद हमने स्टेप 3 में हमने ये बताया है कि नॉट प्लगिंग डीप, ज़्यादा गहरा डीप नहीं मतलब प्लगिंग करना है, बिकॉज वेरी डीप सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल। डीप सॉइल जो होता है फर्टाइल नहीं होते, ओनली टॉप सॉइल लेयर इज फर्टाइल। उसके बाद मतलब मैंने बताया कि प्लगिंग को मतलब करने के लिए मतलब क्या, मतलब वो टूल्स क्या होते हैं। तो टूल्स वो जो मशीन जो होते हैं वो पुराने ज़माने में प्लॉ का इस्तेमाल होता है जिसको हल करते हैं, लेकिन अब आजकल जो है किसान कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर का यूज इसलिए करते हैं कि देखिए किसान के पास इतना समय नहीं है, ठीक है ना, और ज़मीन ज़्यादा मात्रा में, वो चाहते हैं कि कम समय में हम ज़्यादा जल्दी से ज़मीन को जोत पाए। तो उसके लिए जो है कल्टीवेटर का जो साइंस डेवलप हुआ है तो साइंस का हम लोगों को फ़ायदा भी लेना चाहिए। तो आज जो है कि काम को जल्दी करने के लिए कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। कल्टीवेटर से जल्दी क्या होती है कि प्लॉ ज़मीन को अच्छे से प्लॉ किया जा सकता है, ठीक है, कम समय में। तो ये फ़ायदा होता है। तो पुराना ट्रेडिशनल मेथड क्या है, हल जो किसान लेकर के जाते थे खेत में, एक तो वो तरीका है, और दूसरा क्या है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर में लगा दिया जाता है, उससे काफ़ी ट्रैक्टर चलता है और पीछे से मिट्टी को कुरेदते हुए मिट्टी को ढीला करता है। यही होता है, आप पिक्चर में देखेंगे कि क्या होता है कल्टीवेटर एनसीईआरटी बुक्स में। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है हम लोगों को, रिमूविंग वीड्स बाय अनवांटेड। हम लोगों को जब ये होगा तो वीड्स को भी हटाना है। इसी में एक यहाँ पे एक टर्म आता है टिलिंग। टिलिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसान जो है इसके पहले वाली जो फसल को बोता है,
ठीक है। और जो पहले वाली फसल को बोता है उसके बाद जो फसल को जब काटता है तो वह फसल का कुछ हिस्सा जड़ सहित वहाँ छोड़ देता है, ठीक है ना। तो वो वहाँ पड़ा रह जाता है, फिर उसको क्या करता है, उसको उखाड़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है कि प्लाइंग इसके समय जब हम मिट्टी को मतलब तैयार करते हैं उस समय क्या जड़ सहित अपरूट उसको उखाड़ करके फेंकते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या हो कि वह जगह खाली हो सके और मतलब नए प्लांट के लिए काफ़ी जगह मिल सके। इसीलिए वहाँ उस प्रोसेस का नाम होता है टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है कि पुराने वाले फसल को अपरूट कर करके जो रेसिड्यू होते हैं पुराने वाले उसको उखाड़ करके फेंक के अलग करना, ठीक है। इसी को हम लोग टिलिंग कहते हैं, ठीक है ना। टिलिंग आप समझ में आए। तो उसके लिए जो होता है जो टिलिंग है जो शब्द लिया गया है वीड्स, ठीक है, उसको क्या करते हैं हो के द्वारा जो होता है हम लोग उसको हटाते हैं। कुदाल होती है एक प्रकार की, ठीक है, उसको कुदाल या खुरपी का भी हम लोग सहारा लेकर के क्या करते हैं वो सब चीज़ों को हम लोग हटाते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोगों ने समझा अच्छे से कि मिट्टी को तैयार करने में इतनी तरह की सावधानी लेने की ज़रूरत पड़ती है। खेती इतना आसान चीज़ नहीं है। खेती को करने के लिए किसान को साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ता है, तभी जा कर के उनकी अच्छी फसल होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है क्रॉप मैनेजमेंट। ये शब्द जो दिया गया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्यों दिया गया है कि सबको एक छोटे से जगह में किस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम मैनेजमेंट के द्वारा अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों ने पहला ये समझ लिया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब बारी आती है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज बोना। क्या होता है? बीज बोना। हम किस तरह से अपने बीज को बोते हैं, ठीक है ना। तो बीज बोने के लिए दो बातों का सबसे पहला ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि हम लोग हेल्दियर बीज को लेंगे, है ना। मरे सड़े हुए बीज को लेने से कोई फायदा नहीं है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि आप एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उस बर्तन में पानी डाल लीजिए, भर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप सभी बीज को डाल लीजिए, ठीक है। जो पोरस बीज होंगे, हल्के वाले बीज होंगे, वो ऊपर में तैरते हुए आ जाएंगे, उनको फिर हटा लीजिए। और जो हेल्दियर बीज होंगे वो पानी के अंदर पड़े होंगे, उनको आप निकाल लीजिए। पहला तो ये। दूसरा क्या होता है, हम लोग इस तरह के बीज का चुनाव करते हैं जो हाई यील्डिंग हो, ठीक है ना, जिससे पैदावार ज़्यादा हो सके। देखिए हमने लिखा है इस तरह से यूज हाई यील्डिंग सीड, यानी इसको बोलते हैं हाइब्रिड सीड, ठीक है। हाइब्रिड सीड से क्या फायदा होता है, जैसे मान लिया आप छोटा सा जमीन है, आप दो किसान है, एक छोटे सा जमीन है, उसने हाइब्रिड मतलब बीज डाला और आपने एक ऑर्डिनरी बीज डाला, तो उतने ही में उसको जब उसको ज़्यादा उसको फसल मिलेगी उतनी ही छोटे से जगह में, और आपको उतनी ही से छोटे से जगह में कम मिलेगी। रीज़न यही है कि उसने हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया, और हाइब्रिड बीज क्या होती है, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। इसीलिए किसान को चाहिए हाइब्रिड बीज का यूज़ करना, ठीक। तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं हाइब्रिड बीज का। अब देखिए हाइब्रिड बीज को लगाने के लिए जो होता है, जो टूल्स जो होता है, वो टूल्स जो होता है दो प्रकार का, एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है। बाई फनल और दूसरा होता है बाई सीड ड्रिल। देखिए क्या होता है, जब हमने खेत को जोत लिया, मिट्टी ढीली हो गई, सब कुछ हो गया, अब उसमें बीज जब डालते हैं तो एक फनेल आकार का इस तरह से होता है, उसकी लंबी सी एक नली होती है, उसका पॉइंट होता है आगे जा करके काफ़ी शार्प होता है। उस फनेल में क्या करते हैं, हम 2-3 बीज डालते चलते हैं और धीरे 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 किसी काट के द्वारा, है ना, या मतलब बैल हो उसके सहारा मतलब उसको हम बांध दिया जाता है, उसको धीरे 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 उसको पुशअप करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें हम बीज डालते चलते हैं, और सर्टेन गहराई का हम बताएं कि सर्टेन गहराई का ख्याल रखना पड़ता है, और उतनी ही गहराई पे जा करके बीज वहाँ पर के लगते हुए चला जाता है, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये है, सीड इसको बोलते हैं बाई फनल, ठीक है। दूसरा क्या है, बाई सीड ड्रिल। इसमें सीड ड्रिल में क्या होता है कि ये जल्दी हो जाता है, ये मॉडर्न टेक्निक है। इस मॉडर्न टेक्निक से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा खेत है, ठीक है, आप उसको जल्दी करना चाहते हैं, तो हम लोग इस मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करके सीड ड्रिल का जल्दी से पूरे खेतों में हमने सीड को, बीज को बो देना। कुछ किसान जो होते हैं इस तरह हाथ से ऐसे फेंक करके कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत होता है। वो तरीका में क्या होता है, कुछ जगह बीज ज़्यादा मात्रा में पड़ेंगे, कुछ कम मात्रा में पड़ेंगे। जब जगह ज़्यादा मात्रा में पड़ जाएंगे तो वहाँ तो बीज तो ग्रो तो प्लांट तो ग्रो तो करेगा, लेकिन फिर क्या होगा, वहाँ दोनों को आपस में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत लागू हो जाएगा। जो मतलब अच्छा से मतलब उसको ग्रो करेगा वही आगे बढ़ेगा, बाकी जो होंगे प्लांट क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। किसी खास छोटे से जगह में यदि मतलब ज़्यादा हो तो कैसे उसको ग्रो कर, जैसे ठीक एक कंपटीशन जिस तरह से होता है एग्जामिनेशन में, मतलब होता है कि 10,000 सीट है और उस पर 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, तो उसमें से जो सबसे सर्वाइवल होता है, जो फिटेस्ट होता है, उसी का सिलेक्शन होता है। तो वैसी वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह की बात ना हो, सभी अच्छे तरीके से ग्रो करें, तो सभी को एक प्रॉपर डिस्टेंस दिया जाए, ठीक है ना। तो प्रॉपर डिस्टेंस देने के लिए इस तरह की टेक्निक को यूज किया जाता है, जिसका नाम है बाई फनल बाई सीड ड्रिल, ठीक है।
एक तो आपको जगह मिल जाती है, ठीक है ना, और दूसरा क्या मिल जाता है कि आपको एक खास गहराई का ख्याल रखना पड़ता है, उस खास गहराई पर ही बीज को डाला जाता है। तो यह टेक्निक को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो आपने इस चीज़ को समझा सोइंग। अब उसके बाद है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखिए फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में आपको मैं बताऊंगा, और फर्टिलाइजर दोनों में डिफरेंस पूछे जाते हैं पेपर में, क्या होता है मैन्योर और क्या होता है फर्टिलाइजर। सबसे पहले हम आपको मैन्योर को समझाते हैं कि मैन्योर क्या होता है। कि मैन्योर जो होता है एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है, ठीक है। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है क्या कि जो भी एनिमल के वेस्ट होते हैं, ठीक, एनिमल के जो भी मतलब फीकल मैटर्स होते हैं, यूरिन होते हैं, ये सब वेस्ट होते हैं, वो हो गए। और प्लांट के जो भी पेड़ पत्तियां जो सब चीज़ वेस्ट होते हैं, उन सब जो वेस्ट जब सड़ते हैं और गलते हैं, ठीक है, तो उसका ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। उसी ह्यूमस को ही हम लोग बोलते हैं ये मैन्योर। क्या बोलते हैं? मैन्योर, ठीक। और फर्टिलाइजर है, जहाँ कि आपको फर्टिलाइजर के बारे में बताया गया कि फर्टिलाइजर जो है यह आपको फैक्ट्रियों में इसे बनाया जाता है, ठीक है ना, लैब्स में इसका उपयोग किया जाता है, लैब्स में बना करके इसको लाया जाता है। यह होता है फर्टिलाइजर। इसमें फर्टिलाइजर में क्या होता है कि खास लिमिटेड टाइप के ही मतलब तत्व होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होगा, पोटासियम होगा तो पोटासियम फर्टिलाइजर होगा, ठीक है ना, अमोनिया होगा तो अमोनियम फर्टिलाइजर होगा। लेकिन आपको मैन्योर में ऐसा नहीं होता है। मैन्योर में क्या होता है कि मिक्सअप होता है, उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इस तरह से जो होते हैं ना कहा जा सकता है, वो मिक्सअप होते हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो हर तरह के हर तरह की चीज़ों का वहाँ पे उपयोग हो जाता है। तो मैन्योर का क्या फ़ायदा होता है हम आपको अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, उसका डेफिनेशन किस तरह से उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए कि एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर में हम लोग वाई शब्द का इसलिए यूज़ किया है कि क्यों मतलब हम मैन्योर फर्टिलाइजर का क्यों यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकम्स पुअर आफ्टर रिपीटेटिव फार्मिंग। देखिए जब फार्मर एक ही खेत में बार बार फसल को उपजाता है, एक ही फसल को, तो जब उपजाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि उसकी ग्रोथ, उसकी जो पावर होगी, मिट्टी की क्षमता जो होगी, फर्टिलिटी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस फर्टिलिटी पावर को फिर से बनाने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर का और मैन्योर का यूज करते हैं। तो मैंने बता दिया कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकम्स पुअर आफ्टर रिपीटेटिव फार्मिंग। फिर उसमें क्या है कॉशन, उसमें सावधानी क्या रखना पड़ता है कि गिविंग दिस फील्ड इन ए प्रॉपर एंड सफिशिएंट मैनर, ठीक है। उसमें अब एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि जब हम जिस फील्ड में हम ये मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कितना मात्रा में हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ करना है, ठीक है ना। और उसके लिए हमको यह ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट कौन सा है, ठीक है। इसे डिपेंड करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर कितना खेतों में डाला जाएगा। उसके लिए हमको यह सोचना पड़ता है कि कौन सी हम बीज बो रहे, कौन सा प्लांट उगाना, तो प्लांट कितनी मात्रा में मैन्योर फर्टिलाइजर का उपयोग करेगा, पहला। दूसरा हम लोग देखते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, मिट्टी पे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइजर की मात्रा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं वाटर भी देखते हैं, ठीक है ना, कि वहाँ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके अनुसार से भी हम लोग देखते हैं कि मतलब कितना फर्टिलाइजर उसमें जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रख करके ही हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको मैंने बताया कि खास प्लांट का ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा प्लांट है, उस प्लांट के लिए कितनी मात्रा में फर्टिलाइजर चाहिए, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। तो इस ध्यान में रख करके ही हम लोग उतना फर्टिलाइजर डालते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से क्या होगा, मिट्टी हमारी ख़राब हो जाएगी, वो फिर अनफर्टाइल हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक। तो एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, प्रोपोर्शन का हम लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब देखिए सर मैन्योर में नीचे वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैन्योर क्या है, और मैंने जैसे ही बताया कि ये गाय गोबर जो भी होता है प्लांट का, ये सब चीज़, वही सब चीज़ जो सड़ने गलने के बाद जो बनता है ये ऑर्गेनिक, उसी को हम लोग मैन्योर बोलते हैं, ठीक है। जो भी मतलब रेसिड्यू हैं, प्लांट के रेसिड्यू हो सकते हैं या मतलब एनिमल के फीकल मैटर हो सकते हैं, ठीक है, मूत्र हो सकते हैं, यही सब चीज़ सबों को मिला करके जो है ना इस तरह से जो सड़ने गलने के बाद जो चीज़ बनता है उसी को हम लोग मैन्योर कहते हैं, ठीक है। और यह देखिए मैन्योर किस तरह से बनता है, फॉर्म बाय डेड एंड डिकेइंग, वही मैंने लिखा है डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स रेसिड्यू। फिर नीचे लिखा हुआ इसके लिए जो हेल्पफुल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंजाई हेल्प्स मैन्योर फॉर्मेशन, ठीक है। और मैन्योर फॉर्मेशन के लिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम
प्लांट जो हम ग्रो करना चाहते हैं तो हम लोग क्या खुद से भी मैन्योर तैयार करते हैं। क्या करते हैं कि एक गड्ढा लेते हैं, गड्ढा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि गाय का गोबर या किसी भी एनिमल का कोई भी वेस्ट चीज़ हो या प्लांट का लीफ हो गया, पत्ती हो गया, कुछ भी, सबको उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, उसको ढक देते हैं। और कुछ दिनों के बाद, ठीक है, उसके अंदर जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस सबों को डिकम्पोज कर देता है, उसके अपने ओन कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, वो हमारे लिए मैन्योर का काम करता है और वह प्लांट को काफ़ी मात्रा में जो है ग्रो करने में हेल्पफुल होता है। तो इससे क्या होता है, मैन्योर जो होता है इको फ्रेंडली होता है, ठीक है, हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन इसके बारे में यह भी कहा गया है कि मैन्योर की मात्रा जो होती है, हम प्लांट जब हम खेत में जब हम मैन्योर का उपयोग करेंगे तो थोड़े से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यदि ज़्यादा हमको यदि पैदावार करनी है तो ज़्यादा मात्रा में हमको मैन्योर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसी की कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगला जो क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, अभी जो पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है। तब तक आप लोग इसको यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस हम लोग देख रहे थे। फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है मैं आपको बताऊं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर लिखने से पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होता है पार्टिकुलरली, ठीक है ना। पहली बात तो आपको दिमाग में यह रखना है कि फर्टिलाइज़र का जो निर्माण होता है वह फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है ना, जबकि मैन्योर जो होता है उसका फील्ड में होता है। मैन्योर क्या होता है मैंने आपको बताया, ये सड़े गले हुए चीज़ होते हैं, किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, डेड और डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सड़े गले हुए चीज़, सड़े गले हुए हो सकते हैं। और जो एनिमल के जो रेसिड्यू होते हैं जैसे फिकल मैटर हो गया, ठीक है ना, गोबर ये सब वगैरह, ये सब चीज़ इसको समझना है, ठीक है ना, यूरिन डिस्चार्ज, ये सब कुछ जो है ना वो सब को मिला करके हम लोग कहते हैं मैन्योर। अब मैन्योर का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इस पर एक्शन करता है तो क्या करता है, उसके ओन कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से वह प्लांट्स के लिए यूजफुल हो जाता है। तो ये चीज़ समझ में आए। तो पहला आपने ये समझा कि यह इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। फर्टिलाइजर कैसा होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर जो होता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों होता है, ठीक है। और ये डेड और डिकेइंग मैटर्स ऑफ प्लांट और एनिमल्स होता है। यह फैक्ट्रियों में इसको बनाया जाता है, जबकि यह फील्ड में तैयार होता है। यह ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करता है और यह जो ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि मैन्योर ही तो ह्यूमस है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, अमोनिया, फॉस्फेट, ये सब जो होता है इसमें इसके रिच सोर्सेस में होते हैं, जबकि इसमें इसकी मात्रा इसकी कम होती है। और दूसरी बात क्या है कि ये नीड इन लेस अमाउंट, इसकी मात्रा हमें ज़रूरत कम पड़ती है और इसके लिए जो है हमको अमाउंट ज़्यादा पड़ती है। ये नॉट इको फ्रेंडली, ये फ्रेंडली इकोसिस्टम में हमारे फ्रेंडली नहीं होते हैं, जबकि यह इको फ्रेंडली होते हैं। इसको आपको नोट कर लीजिए। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला तो आप समझ गए, ठीक है, ये चीज़, और यह भी समझ में गए कि फैक्ट्रियों में होता है, ये फील्ड में। थर्ड भी समझ में आ गया आपको कि ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है और ये ह्यूमस का फॉर्मेशन। अब ये फोर्थ पॉइंट को हमको समझाना है कि रिच ये क्या होता है। कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यह जो फर्टिलाइज़र होता है किसी प्लांट को देने के लिए खास न्यूट्रिएंट्स का यह काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। क्योंकि मार्केट में जो फर्टिलाइज़र जो बनते हैं वो सबकी बैग अलग होती है। नाइट्रोजन की अलग बैग, पोटासियम की अलग बैग, फॉस्फेट की अलग। जब आप मार्केट में जाएंगे कि आप बोलेंगे मुझे नाइट्रोजनस चाहिए फर्टिलाइज़र, तो आपको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र देगा, पोटासियम इस तरह से देते हैं। या कुछ सर्टेन प्रोपोर्शन में मिले भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको बहुत लोग मिलाते भी है। NPK का एक खास अमाउंट होता है, किस तरह से उसको मिलाया जाता है, मिला करके हम लोग उसको देते हैं खेतों में। तो यह जो होते अलग अलग किसी खास पार्टिकुलर प्लांट के लिए होते हैं। किसी प्लांट को यदि सिर्फ नाइट्रोजन चाहिए तो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। किसी प्लांट को पोटेशियम की यूज चाहिए तो हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये पार्टिकुलर प्लांट के लिए पार्टिकुलर फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है ना। ये समझ में आपको आना चाहिए कि फर्टिलाइज़र क्या होता है। जबकि मैन्योर के साथ ऐसा नहीं होता है कि मैन्योर में सब कुछ मिक्सअप होते हैं, ठीक है, सभी कुछ मिले हुए होते हैं। ये बात समझ में आई। दूसरा मैंने आपको बताया कि यह इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, यह इको फ्रेंडली होते हैं,
ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसका एक्सेसिव यूज जो होता है वो क्या करता है कि हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस को ख़राब कर देता है, क्योंकि इसके ज़्यादा एक्सेसिव यूज होने से क्या होगा कि हमारा जो ये वाटर जो है, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन होने लगेगा। जब वाटर पॉल्यूशन होने लगेगा तो यह हमारे इकोसिस्टम के साइकिल में चला जाएगा। जब इस साइकिल में चला जाएगा, फूड साइकिल, फूड वेब, ये सब में पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि उससे हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और लोगों का स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। जैसे कि आजकल हो रहा है। आजकल क्या हो रहा है, यही तो देख रहे हैं कि ज़्यादा फर्टिलाइजर पे बनी हुई जितनी चीज़ों को हम लोग खा रहे हैं, जिसके कारण से हम लोगों का हेल्थ डाउन हो रहा है। इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाए, ताकि वह इको फ्रेंडली होता है, ठीक है ना, और वह प्लांट को भी नुकसान नहीं पहुंचाता और इकोसिस्टम को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, और इससे जो है हमारा वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसका यूज़ जो है ना अपनी जुडिशियसली करें, कि सोच समझ के करें, इतना ऐसे करें ताकि मतलब इसका फ़ायदा हो, नुकसान कम हो, ठीक है। यह बताने का यह मोटो है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ ही ना करें, ठीक है, यूज़ करेंगे। जब तक हम फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करेंगे तो इस फर्टिलाइज़र क्या होता है कि यह प्लांट को जल्दी से तेज़ी से ग्रो करवाता है, जबकि मैन्योर जो है तेज़ी से ग्रो नहीं कराता, ये धीरे धीरे ग्रो होता है प्लांट। तो इसीलिए हम जल्दी से चाहते हैं कि हमारा प्लांट ग्रो करे, इसके लिए हम लोग फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। यह बात समझ में आई। दूसरी बात क्या है, इसके साथ खामियां क्या है और इसके साथ क्या खामियां है दोनों में, कि ये फर्टिलाइज़र जो होता है यह क्या होता है, एक छोटे से बैग में भी हम लोग उसको ले जा करके उन्हें ईजी टू कैरी, इसको कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है, जबकि फर्टिलाइज़र को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है। क्योंकि जब मैन्योर का जो हम यूज़ करते हैं, मैन्योर के लिए हमको चाहिए ट्रक भर करके मैन्योर चाहिए, ठीक है ना, ट्रक भर के खाद, गाय गोबर का टट्टी सब चाहिए, सब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है ना। तो ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, हमें ट्रक का यूज़ करना होगा, बाहर से ट्रक से मंगवाना होगा, जबकि इसके लिए तो एक छोटे से साइकिल पर भी हम इसको ला करके इसका यूज कर सकते हैं। तो यह बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि यह जो होता है इसका अमाउंट लेस अमाउंट में होता है, इसका ज़्यादा, और नॉट इको फ्रेंडली, और यह इको फ्रेंडली होते हैं। इसको कैरी करना जो होता है थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसे ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको कैरी करना आसान होता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आता है। लेकिन इतना आप लोगों को नहीं लिखना, मैंने आपको बस इसका जो मेन बेसिक अंतर क्या है बस यही आपको लिखना है। पहला कि इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। यह फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, इसको जबकि फील्ड में यह ह्यूमस का फॉर्मेशन नहीं करता है, यह ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर जो होते हैं रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटासियम, NPK इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये और अमोनिया फॉस्फेट, ये सब जो होते हैं रिच प्लांट में, इसके लिए मतलब इसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका मात्रा जो होता है इसमें ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, अमोनिया फॉस्फेट, जबकि इसमें जो होता है इन सबों का जो अमाउंट जो होता है काफ़ी कम होता है, लेस बेच होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो होती है नीड इन लेस अमाउंट, यह मतलब पौधों में कम ही अमाउंट में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, फर्टिलाइज़र का मैंने बताया। और इसमें जो होता है कि इसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है, और ये इको फ्रेंडली नहीं होते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया कि यह जो है इकोसिस्टम को डैमेज करता है, ये इकोसिस्टम को डैमेज नहीं करता है, ठीक है ना। मैन्योर की खासियत मैंने ये भी पहले बताई थी, क्या होता है मैन्योर जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो कि प्लांट के लिए, प्लांट रूट्स के लिए अच्छा होता है पैदावार के लिए। तो ये सब कुछ फ़ायदा है, तो किसी में कुछ इसमें फ़ायदा है तो कुछ इसमें फ़ायदा है, कुछ इसमें नुकसान है तो कुछ इसमें नुकसान है। तो हम इस तरह से दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन इसलिए कर रहे थे। कंपैरेटिव अध्ययन करने से क्या होगा कि हम चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, जहाँ नीड होगा उसके अनुसार से हम लोग काम कर पाएंगे। इसीलिए इसका कंपैरेटिव अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, और ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। पढ़ना और रटना भी अलग है, इसको जीवन में उतारना आपके लिए सबसे ज़रूरी है, कि इन चीज़ों को पढ़ करके आपको जीवन में उतारना है, ठीक है ना। जब आप जीवन में उतारेंगे तब जाके आपकी पढ़ाई का सार्थकता आपको मिलेगी। अब यहाँ तक हो जाने के बाद उसके बाद आप इरिगेशन की बारी आती है। इरिगेशन तो इरिगेशन यानी कि पानी, खेतों में पानी डालना। तो इरिगेशन जो होता है खेतों में पानी डालने की जब बात होती है तो इसमें भी डिपेंड करता है कि इरिगेशन किन चीज़ों पे निर्भर करता है हमारा, कि यह निर्भर करता है कि कौन सा प्लांट लगा हुआ है खेत में, ठीक है ना। प्लांट पे निर्भर करता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में पानी जाएगा, कितना। तो मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, प्लांट पे भी डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। कोई प्लांट जो होता है कम ही पानी लेता है, कोई प्लांट जो होता है ज़्यादा पानी चाहता है, उसको ज़्यादा इरीगेशन की जरूरत होती है। तो इरीगेशन डिपेंड करेगा किस पे, वह प्लांट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, और डिपेंड करेगा कि वहाँ के एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करेगा,
ठीक है, ये सब बातों पर डिपेंड करेगा। अब उसके बाद है प्रोटेक्टिंग वीड्स, 5वें में। वीड्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खर पतवार, ठीक है। अनवांटेड प्लांट के साथ जो होते हैं, अनवांटेड चीज़ जब आ जाते हैं, यह जो होते हैं वीड्स, यह जो होते हैं इसको वीड्स को क्या बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट जो होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया पार्थेनियम, पार्थेनियम जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास, ये आ जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, वीड्स जो होते हैं वो आपके जो फर्टिलाइजर और मेन्योर आप जो खेतों में डालेंगे वो भी मतलब इसका अवशोषण करने लग जाएंगे, ये भी इसका एब्जॉर्प्शन करने, जिससे क्या होगा कि आपके जो भी आपने प्लांट लगाया है उस प्लांट को उतना फर्टिलाइजर नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हमको सबसे जरूरत क्या करना पड़ता है, वीड्स को हटाना पड़ता है। क्योंकि वीड्स जब होंगे तो क्या होगा कि दोनों प्लांट्स के बीच जो होंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि हमारा प्लांट डैमेज हो जाए, इसीलिए हमें वीड की ज़रूरत नहीं है, वीड को हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो उस वीडीसाइड्स का जो नाम होता है, उस वीडीसाइड्स का जो नाम होता है, ये पेपर में कई बार पूछा जाता है कि एक वीडीसाइड्स का नाम बताओ, ठीक है, जो कि मोर फेमस है 2,4-D, इसका नाम याद रखिएगा, 2,4-D वीडीसाइड्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये वीड्स समझ लिए, उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे। हार्वेस्टिंग में कुछ नहीं है कि जब लास्ट में जब फसल हो जाती है तो उसको हार्वेस्ट करने का जो काम होता है उसको हार्वेस्टिंग करते हैं। इसके लिए जो मशीन का यूज होता है आजकल वो कॉम्बाइन मशीन का यूज होता है, ठीक है ना, ये कॉम्बाइन मशीन का यूज होता है। और स्टोरेज, अब उसके बाद आती है स्टोरेज करने की, कि स्टोरेज बहुत ही ज़रूरी वाली बात होती है। कि जब देखिए अब स्टोरेज इसलिए है कि अब आप सीड तो आ गया, अब सीड में इन्फेक्शन होने का भी खतरा है। सीड को लॉन्ग टाइम तक कैसे हम रख सकें, सीड को प्रिजर्व करना होता है। ऐसा ही तो नहीं कि हमको अगले वर्ष के लिए भी इसको प्रिजर्व करना पड़ता है, तो उसके लिए बड़े बड़े सीलो बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो है कुछ इस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक इस तरह से चीज़ें डालते हैं, पेस्टिसाइड्स, जिससे पेस्ट कंट्रोल किया जा सके। नहीं यदि हम डालेंगे तो क्या होगा, उस पर कीटनाशक और कीट पतंगे लग जाएंगे और क्या हो जाएगा, आपके सीड्स को डैमेज कर देंगे, खोखला कर देंगे, बेकार हो जाएगा। इसके लिए हमको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो कई जगहों पे जो होते हैं प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, देखिए प्रोटेक्शन के लिए हम लोग सीलो का यूज़ करते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड्स में जो है ना आजकल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो गया, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स में खास करके नीम का यूज होता है। इसी कारण से यहाँ पे एग्जामिनेशन में नीम का बॉटनिकल नेम भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीम, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ नीम, इसका नाम होता है एजर्दिएक्टा इंडिका। याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है इसका नाम। तो हम लोग पेस्टिसाइड्स के लिए जो है ना किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक नीम प्लांट, जिसको हम लोग बॉटनिकल नेम में बोलते हैं एजर्दिएक्टा इंडिका, ठीक है। तो ये सब चीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा, इतने क्लियर से पढ़ा और कम समय में पढ़ा। मेरा मोटो है कम समय में पढ़ाना, नहीं तो वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबी हो जाएंगी और आप लोगों को भी उतना समझ में नहीं आएगा, उबने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी मैंने पढ़ाया उसको आपको एक बार देखना है, 2 बार 3 बार देखना है, उसके बाद आपको बुक्स देखना है। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, आप उस पिक्चर्स का भी सहारा लेंगे तो समझ में आएगा चीज़ों को। तो मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग बुक्स को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और लोगों को बताइए, जो नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।